गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एस के गुप्ता आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है क्लास 9th का ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन क्लास 9। ठीक है, तो देखिए ये ग्रेविटेशन में एक ओवरव्यू है कि हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स इन्वर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बायंट फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को आप नोट डाउन करते चले जाए। ये सब जो है नोट्स बना रहे होंगे तो इसको नोट डाउन करते चले जाएं। ठीक है, अब हम लोग जो है कि यहाँ पे देखते हैं कि चलिए तो देखते हैं। अब यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ क्या होता है। तो बच्चों क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है वो अर्थ के आसपास जो भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उस पर ये एक फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, उस पर फोर्स अप्लाई करता है। उसी फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि ये देखिए ये क्या है, ये मेरा अर्थ है। और अर्थ से यहाँ पे देखिए यहाँ से दो बॉल गिरा और ये दोनों बॉल जो है देखिए अर्थ पे ही डायरेक्ट गिरा। क्यों? ये बॉल ऊपर भी तो जा सकती थी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बॉल जो है नीचे की ओर ही गिरता है। यदि आप किसी बिल्डिंग से किसी बॉल वगैरह या कोई भी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ दे, लीप कर दे, तो वो बॉल डायरेक्ट अर्थ के सरफेस पे ही गिरती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये अर्थ जो है ना, इस बॉल पे फोर्स क्रिएट कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे ये आदमी क्या है, जंप करके ऊपर जाना चाहता है लेकिन ये फिर जो है नीचे की ओर गिर जाता है। ठीक है, बात समझ आ रहा है? ये अब देखिए यहाँ पर ये कोई ट्री है और ट्री से मान ले कि कोई भी फ्रूट है टूटा तो वो डायरेक्ट नीचे गिर जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उसके ऊपर ही सेब गिर गया। ठीक है, यानी अर्थ सरफेस पे गिरा। ठीक है, और ये जो मून है, ये मून भी इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है, अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो इस मून पे भी ये अर्थ क्या है, फोर्स लगा रहा है। तो जब भी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है ना, तो उसको हम लोग ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, यानी ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? ग्रेविटी फोर्स। क्या बोलेंगे? ग्रेविटी फोर्स। तो ये याद रखेंगे यदि अर्थ लगाता है तो। ठीक है, अभी और हम लोग इसमें एक और मतलब ये पढ़ेंगे कंसेप्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, या आप क्या कह सकते हैं, ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, तो कब? जब आपका अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हो तब। देखिए, इफ वी रिलीज अ स्मॉल स्टोन विदाउट पुशिंग इट फ्रॉम अ हाइट, it accelerates toward earth. The stone is when accelerated toward the earth means some force is acting on it. इस पे कोई फोर्स लग रहा है जब वो अर्थ की ओर गिर रहा है तो। ठीक है, the force which pulls the object toward the center of earth is known as gravitational force of earth, या ग्रेविटी फोर्स हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या और देखते हैं कि हियर अ स्टोन आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ। अब स्टोन जो है अर्थ को भी अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ को समझे कि यदि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अब एक दूसरा और कंसेप्ट है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? तो इसके अकॉर्डिंग क्या है बच्चों कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, each ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है ना, उसी फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, और दो ऑब्जेक्ट हैं। इसमें से मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट देखिए ये m1 मास का है और दूसरा ऑब्जेक्ट मान लें m2 मास का है। तो ये है ना, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा और ये भी जो है इस पे फोर्स लगाएगा, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इधर की ओर अट्रैक्ट होगा, ये इधर की ओर अट्रैक्ट होगा। ठीक है,
तो इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप पूछिए कि ये आप क्या बता रहे थे, तो यदि दोनों में से कोई एक अर्थ हो तब तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। और यदि दोनों में से कोई भी एक अर्थ ना हो, कोई भी अर्थ ना हो, दोनों में से कोई अर्थ ना हो, तो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जैसे मून हो और जुपिटर और मार्स हो, ठीक है, सोलर सिस्टम में, तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, अर्थ को छोड़ करके दूसरा कोई दो ऑब्जेक्ट हो और उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर ये क्या, ये प्लेनेट इस पे फोर्स लगा रहा होगा, 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 ये इस पे लगा रहा होगा। तो ये जो है ना, अर्थ को छोड़कर, ये इसमें अर्थ हम लोग नहीं काउंट करेंगे, अर्थ को छोड़कर अदर जो भी दो ऑब्जेक्ट होगा यूनिवर्स में, ठीक है, वो ईच ऑब्जेक्ट जो है अदर ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करता है, उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको ये डिफरेंस याद रखना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ में अर्थ रहता है, ग्रेविटी फोर्स भी उसको कह सकते हैं, उसमें अर्थ होना बहुत जरूरी है, और इसमें अर्थ ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं, तो यही है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो यहां पर आप देखें, तो इसे आइजक न्यूटन ने 1687, ठीक है, 1687 में प्रपोज्ड किया था, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग देखिए आप क्या है, यह लॉ क्या है कि ये लॉ क्या है कि जब भी कोई इनवर्स में दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे पर फोर्स क्रिएट करता है, वो फोर्स कितना होता है उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो फोर्स है ना, ये दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ये होगा। तो m1 और m2 को मान लेते हैं, इनटू कर देते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2, ठीक है। एंड इसके बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होगा 1/d²। डी क्या है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अब यदि ये दोनों को आप कंबाइन करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को, तो आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2/d²। अब देखिए यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और इक्वल का साइन देते हैं, और जी क्या है, एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग देखिए यहां पे कि जी क्या है, जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो जब भी कभी भी हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक इक्वल का साइन देते हैं और एक कांस्टेंट देते हैं, ठीक है। तो यहां पे साइंटिस्ट ने कौन सा कांस्टेंट दिया है, जी, ठीक है, इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इस जी का वैल्यू तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो वो वैल्यू देखिए यहां पर क्या हुआ है, वैल्यू ऑफ जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां से आपका स्टार्ट था ये चीज, तो ये हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद यहां पर आप देखिए, इसे नोट डाउन आप कर सकते हैं, ठीक है, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करते हुए आए, और यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यही बात इन्होंने यहाँ पे जिक्र किए हैं हम लोग, ठीक है, टाइप करके, कि एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास, मास मतलब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मास विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, बिटवीन देम, ठीक है। अब यहां से आप देखिए, लेट मासेस m1 m2 ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस d अपार्ट, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F बिटवीन देम इज। देखिए तो आप ये प्रोसेस यहां पे आप देख लिए कि कैसे कैसे यहां पे हुआ। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इफ, अब इसका क्या है, जी का एसआई यूनिट, ठीक है, पूछता है, इसीलिए इसको हमने मेंशन यहां पे किया हुआ है, जी का एसआई यूनिट, ठीक है। तो ये जो कैपिटल जी है इसका एसआई यूनिट होगा क्या, तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये आता कैसे है, तो आप देखिए ये वाला फॉर्मूला है, तो सब इसको सब इधर भेज देते हैं और जी को सिंगल ले आते हैं। देखिए जी को यहाँ ले आए, एफ इंटू डी स्क्वायर m1 और m2, तो एफ का तो न्यूटन हो गया, डी का हो गया मीटर स्क्वायर, और ये m1 और m2 का दोनों को मिला लेंगे तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा यूनिट हो गया किसका, कैपिटल जी का। ये जो कैपिटल जी है ये हो गया, और इसका वैल्यू तो हम लोग अपने देखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिलेशन बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों के बीच एक रिलेशन बताया गया कि क्या रिलेशन है, तो लगभग सिमिलर रिलेशन है। देखिए थर्ड लॉ क्या बोलता है, एक्शन टू रिएक्शन, यानी कि यदि मान ली यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान ली ये वाला, देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये यहाँ से हम लोग यहाँ से डायरेक्ट अच्छी तरह से समझेंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, ये वाला ऑब्जेक्ट यदि इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, आपने फोर्स वाले चैप्टर में देखा था कि ये यदि इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, यही था मेरा न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट equal and opposite forces on the other object but in opposite direction। ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशन में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर ऑब्जेक्ट। क्या है, अदर ऑब्जेक्ट को वो क्या कर रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक फोर्स है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, इसको ये अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, तो ये भी तो इसको अपनी ओर खींचेगा। ये देखिए इसको भी ये अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो ये इसका खींचने का जो ये जो है इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, और जबकि ये जो है इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी थर्ड लॉ और न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो दोनों थोड़ा सा सिमिलर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलर हो रहा है कि ये देखिए इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर और इसका फोर्स का डायरेक्शन, ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है। और न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या होता है, न्यूटन के थर्ड लॉ में यदि ये इस पे फोर्स लगाता है तो ये भी इस पे फोर्स लगाता है। ठीक है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया और ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, तो ये दोनों क्या लगभग सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये लगभग सिमिलर है, लगभग क्या पूरा पूरी सिमिलर ही है। ठीक है, तो अब ये होता है, तो अब यहाँ से एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर बोलता है इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग अ स्टोन एंड अर्थ इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्थ, मीन्स अर्थ अट्रैक्ट द स्टोन, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन the stone should also attract the earth, and really it is true that the stone also attract the earth with the same force F equal to इतना, but due to very less mass of the stone the acceleration A in its velocity is इतना। ठीक है, and its acceleration is इतना, ये acceleration ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, acceleration in its velocity। ठीक है, तो हाँ ठीक है, द एक्सेलरेशन लिखा हुआ है ना, एक्सेलरेशन इन इट्स वेलोसिटी इज इतना। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ टूवर्ड द स्टोन इज इतना। ठीक है, ये देखिए इतना। ठीक है, विच इज नेग्लिजिबल एंड वी कैन नॉट फील इट। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बोलने का मतलब है कि अर्थ क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो वो आपको दिखाई देता है कि वो कितना तेजी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो मूव कर रहा है यानी, लेकिन अभी हमने क्या समझा कि यदि अर्थ जो है उस स्टोन पे फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर आप देखिए, इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मान ली ये हमारा अर्थ है, ये बड़ा सा अर्थ है और ये मेरा छोटा सा क्या है, एक ऑब्जेक्ट स्टोन है। तो अर्थ यदि इस पे फोर्स लगा रहा है तो होगा क्या, ये बॉडी मूव करता हुआ नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन अभी न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, ये भी तो ये अर्थ पे फोर्स लगाएगा तो अर्थ को भी तो ऊपर की ओर जाना चाहिए, लेकिन अर्थ ऊपर की ओर नहीं जाता। क्यों, क्योंकि ये मास, इसका मास बहुत ज्यादा है, इसका मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मास ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू
ma, ठीक है, ma। तो यदि मास ज़्यादा हो गया ना तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है, और इसका मास कम है इसीलिए इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, इसलिए आपको ये मूव करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये आपको ऊपर की ओर मूव करता हुआ नहीं दिखाई देता है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कम है। जैसे यहाँ पर देखिए कि अर्थ का एक्सेलरेशन देखिए कितना है, 1.65 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है, देखिए 9.8 मीटर। यहाँ पर देखिए -24 इस बहुत कम है अर्थ का एक्सेलरेशन, लेकिन ऑब्जेक्ट का आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का कितना है, ऑब्जेक्ट का है 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए ऑब्जेक्ट आपको ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ एक्सेलरेटेड दिखाई देता है, लेकिन अर्थ आपको नहीं दिखाई देता कि ये ऊपर जा रहा है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए, लेकिन दोनों पर फोर्स इक्वल लग रहा है, ठीक है, इतना आप याद रखें, ठीक है। तो ये हुआ न्यूटन का थर्ड लॉ है, ये इक्वल फोर्स लगता है दोनों पे। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, तो अब क्या इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, तो क्या है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हम लोग क्या अर्थ से कनेक्टेड है, जुटे हुए हैं, ठीक है, वो हमको अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स हट जाए तो हम लोग क्या है कि नीचे की ओर गिर जाए या ऊपर की ओर, जैसे आप लोग इस तरह से लेंगे तो ऊपर की ओर, जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग जो है ना ये अर्थ है, तो ये अर्थ के ऊपर में देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो यदि ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो हम लोग क्या है कि ऊपर की ओर इधर फेंका जाए, इधर हम लोग गिर जाए इधर, ठीक है। तो ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स, वही हम लोग को क्या है इससे कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो ये हमारे इसका यूज है। उसके बाद द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, तो अर्थ के अराउंड में जो मून का मोशन है इसी के कारण हो रहा है, ठीक है। मून जो इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है इसी के कारण। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। तो जितना भी सोलर सिस्टम में जितना भी प्लेनेट है जो एक सन का रेवोल्यूशन कर रहा है, यानी उसके चारों ओर घूम रहा है, तो इसका रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसके बाद जो टाइड्स आते हैं वो भी मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। तो यदि ये ग्रेविटेशनल फोर्स यदि अप्लाई नहीं करे तो फिर टाइड्स नहीं आएगा, ठीक है। तो ये टाइड्स क्यों आता है, मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, बारिश भी जो होती है इसी के कारण होती है, ठीक है। बारिश की बूंदें जब ऊपर में होती है तो ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर गिरती है, ठीक है। चलिए, अब है यहाँ पर हम लोग देखते हैं फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब कोई ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया जाता है, यानी अर्थ पे ऊपर से अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट गिराया जाता है, या खुद आप बहुत हेलीकॉप्टर से ऊपर चले जाए और ऊपर से छलांग मार दे, गिरे वहाँ से, तो जो आप गिर रहे हैं इसी को हम लोग बोला था फ्री फॉल, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आप यदि गिरिएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्री फॉल, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इट रीचेस अ सर्टेन हाइट, जब उसको आप फेंकेंगे ऊपर की ओर तो एक हाइट तक जाएगा, एंड देन क्या होगा कि इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउनवर्ड अर्थ, इट इज बिकॉज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट। क्यों, जब हम लोग पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ दूरी तक जा करके फिर वो हम लोग की तरफ नीचे अर्थ की ओर नीचे गिरने लगता है। तो क्योंकि उस पर अर्थ फोर्स लगा रहा है। तो दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो समझ में आया होगा। अब देखिए, ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल डायरेक्शन डू नॉट चेंज। देखिए क्या होता है कि जब अर्थ ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, बट वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज। उसकी वेलोसिटी क्या है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंजेस विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से, मान लीजिए ये मेरा अर्थ है और इसके ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए छोटा सा ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा है, तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है ना कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। और वेलोसिटी जब चेंज हो रही है तो इसमें एक्सेलरेशन
क्रिएट हो जा रहा है, तो वो एक्सेलरेशन जो क्रिएट हो रहा है ना, उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसी को हम लोग जी से दिखाते हैं। ठीक है, उसको किससे हम लोग दिखाते हैं, जी से दिखाते हैं। और इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। जो एक्सेलरेशन का होता है वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी होता है। ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है कि फोर्स जो अर्थ है इस पे फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करने के बाद ये क्या है कि नीचे की ओर गिरने लगता है, फ्री फॉल होने लगता है। तो इसकी वेलोसिटी बार बार चेंज होती है। तो वेलोसिटी जब बार बार चेंज हो रही है तो क्या होता है, ये एक्सेलरेशन का ही पहचान है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन, तो उस एक्सेलरेशन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको यहाँ पे समझना है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू एट द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे, माने अर्थ पे ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, जी का वैल्यू कितना होता है। तो अभी हम लोग दिखाया कि इसका जो ऊपर में देखे थे कि 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कि वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस, तो क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इतना। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग क्या है कि जो अर्थ पे फोर्स जो लग रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा क्या है, अर्थ है, और ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट पे मान लो कि कोई फोर्स लग रहा है, इस पे अर्थ के कारण फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो F इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, F इक्वल टू जी, और ये अर्थ का मास और ये ऑब्जेक्ट का मास, ये छोटा वाला, और इसके बीच में मान लेते हैं डिस्टेंस, इसका जो अर्थ का रेडियस है और ये डिस्टेंस है वो है आर स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब ये हो गया तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका एक फार्मूला हो गया, इक्वेशन 1, और यहाँ पे आप देखें कि दूसरा फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mg। ठीक है, ये भी तो फोर्स इक्वल टू होता है जो हम लोग पहले पढ़े थे। अब ये दोनों को इक्वल कर देते, देखिए ये इक्वेशन 1 और यहाँ पे इक्वेशन 2 है, ये दोनों के हमने क्या किया, देखिए इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट, दोनों को इक्वल कर दिए। अब यहाँ से देखिए ये मास m का खत्म और यहाँ से m खत्म, यानी आपका g का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, g का वैल्यू ये आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्मॉल g है, ये जो स्मॉल g है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ अर्थ के मास पे डिपेंड करता है और रेडियस पे, ये देखिए अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब आप अर्थ का मास, देखिए g का वैल्यू इसमें पुट कर दिए, me यानी अर्थ का मास, देखिए अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 kg, ये भी यहाँ पे आप पुट कर देते हैं, और उसके बाद रेडियस भी आप पुट कर देते हैं, ये अर्थ का रेडियस, ये देखिए 6.37। ठीक है, तो ये भी आप पुट करते हैं, और पुट करके आप सॉल्व करते हैं तो आपका देखिए कितना वैल्यू आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। यानी अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसे आप रिमेंबर कर ले। ठीक है, और कैसे आता है वो भी आप यहाँ से देखिए, इस फार्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन जी एंड कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, तो कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसको स्मॉल जी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, G इक्वल टू GmR²। तो ये दोनों में रिलेशन यही है, ये रिलेशन आपको जब भी बोलेगा तो ये रिलेशन आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें रिलेशनशिप क्या है, डिफरेंस क्या है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये इसका वैल्यू फिक्स है, देखिए इट्स वैल्यू इज इतना। ठीक है, और इसका भी वैल्यू है तो ये चेंज करते रहता है, इट्स वैल्यू इज इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये जो है ना चेंज करते, ये एक कांस्टेंट रहता है। देखिए दूसरे ऑप में लिखा क्या है कि इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कहीं पे भी, चाहे आप ग्रेविटेशनल फोर्स आप मून पे कैलकुलेट कर रहे हो या मार्स पे कर रहे हो या जुपिटर पे कर रहे हो, एवरीवेयर। ठीक है, कहीं भी हर जगह ये कैपिटल जी का वैल्यू फिक्स्ड होता है, लेकिन इसका जो है ना ये वैरी करता है। देखिए इट्स वैल्यू वैरीज एट वेरियस प्लेस, तो वेरियस प्लेस पे क्या है, ये
अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद इट्स एसआई यूनिट इज इतना, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, किसका, कैपिटल जी का ये एसआई यूनिट है, ठीक है। स्मॉल जी का क्या है, तो इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या ये स्केलर क्वांटिटी, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है ना वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये पूछता है 3 नंबर का आपका जो है डिफरेंसेस पूछता है एग्जाम में, तो आप इसको जो है बढ़िया तरह से नोट डाउन करें और इसको 2-3 बार रिवाइज करके कंठस्थ कर लें। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर यही आप एग्जाम्पल समझेंगे कि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर आप देखिए फार्मूला में G इजकल टू जी एम आर स्क्वायर, यानी ये m क्या है, ये अर्थ का मास है, तो ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे नहीं होता, यानी G का वैल्यू ऊपर में भी बताए थे कि G का वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ कि इफ 2 स्टोन ऑफ 150 ग्राम, मतलब 150 ग्राम का है, एंड 500 ग्राम are dropped from a height which a stone will reaches the surface of earth first and why। अब जैसे देखिए 150 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है और एक 500 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, और हम लोग क्या किए, एक सर्टेन हाइट से दोनों को एक साथ, जैसे कि आप अपने घर के बिल्डिंग पे चढ़ जाए छत्ता पे, और वहां से ये दोनों ऑब्जेक्ट इतना ग्राम का इतना ग्राम का छोड़े, तो यदि यहाँ पे एयर ना हो, यदि एयर ना हो और भी जो इसको डिस्टर्ब करने वाला जो भी थिंग्स है उसको हटा दिया जाए, तो ये दोनों एक साथ ही अर्थ पे गिरेगा, ठीक है। क्योंकि ये इसका जो इस पे जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है वो इसके मास पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यही चीज यहां पर बताया गया है कि इट वाज गैलीलियो हु फर्स्ट डिमोस्ट्रेट द depicted that the acceleration of an object falling freely toward earth does not depend on the mass of the object, ठीक है। तो फर्स्ट में ये गैलीलियो ने बताया था, ठीक है। उसके बाद इट कैन बी वेरीफाइड बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब इसको फिर वेरीफाई किया गया ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ से, ठीक है। तो लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इतना इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस इतना फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये देखिए कि F है और यहाँ पे ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब F इजकल टू एम ए लेते तो वो वही फार्मूला आ गया, A इजकल टू इतना, या यहाँ पे स्मॉल g इजकल टू इतना। तो इसी फार्मूला से आप क्या ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वही यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है, कि ये दोनों मास पे डिपेंड नहीं करता है। सो विल रीच द अर्थ सरफेस टुगेदर, एक साथ वहाँ पे वो रीच करेगा, ठीक है। आप इसे रीड करके और अच्छी तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और समझाने के लिए तो हमने समझा ही दिया है, ठीक है। अब जो हम लोग आता है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो आज के लिए थैंक यू, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो अवश्य करें, ठीक है। थैंक यू।